हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू दी सेशन जहां पर हम बात करने वाले हैं CSIR नेट लाइफ साइंसेज के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यूनिट वाइज। तो हम जो अपनी यूनिट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर हम पढ़ते हैं आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हम पढ़ते हैं वहाँ पर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम इसी सेशन के अंदर पढ़ते हैं, राइट। तो आज का जो सेशन है उसके अंदर हम देखने वाले हैं CSIR नेट लाइफ साइंसेस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, सो यूनिट वाइज है, यानी कि पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया जहां पर मैंने आपसे बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जब हम इस तरीके के सेशंस देखते हैं जहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, या जहां पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहां पर सबसे पहले आपको एक बार अपने सिलेबस को बार बार गो थ्रू करने की ज़रूरत है। जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है टॉपिक्स हैं, हमारे सिलेबस पे कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हम सबसे पहले अपने टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का ये है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका हमने पढ़ा है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, जहाँ पर हम इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर जब हमने पहली बार, जो हमने इससे पहले सेशन लिया था, उसके अंदर हमने लिपिड बाइलेयर्स को देखा था, किस तरीके से क्या मॉडल्स उसके रहते हैं, इसके अंदर आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आज का जो सेशन रहने वाला है उसके अंदर हम और क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके इसी यूनिट से आए हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस के से। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे, जो जो टॉपिक्स, जो जो क्वेश्चंस आपके आए हैं, किस लेवल का क्वेश्चन है, कहाँ तक आपको उस सिस्टम को करना है, कहाँ तक आपको उस यूनिट को या उस टॉपिक को करना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेशन में जब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है। अगर आप TGT PGT कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, या DSSB के लिए, या फिर आप जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर दिया गया है। आपके पास टेलीग्राम चैनल है, अगर आप किसी भी तरह का कोई भी मटीरियल चाहते हैं तो आपको कंटेंट जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही में आप जो है हमारे को कॉल करके भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, कई बार हम उसकी तरफ नहीं जा पाते हैं। तो अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स रिलेटेड, जैसे बहुत सारी क्वेरीज हो सकती है, ठीक है, किसी को नहीं समझ आता परसू क्या करना है, या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उन सब क्वेरीज से रिलेटेड जो है अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं नंबर पर कॉल करके। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है, आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और आप नई नई वीडियोस चाहते हैं, और आप जो है अपने एग्जाम्स को लेकर तैयारी कर रहे हैं, एंड यू आर पैनिक एंड यू आर लाइक कि आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, तो आप सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम की जो हमारी ये यूट्यूब का जो हमारा चैनल है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत बार ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो वो इसलिए नहीं थी क्योंकि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होता है। कई बार आपकी नोटिफिकेशन की सेटिंग्स में जाकर आपने नोटिफिकेशन को बैन किया होता है। उन चीज़ों को ज़रूर ओपन कीजिए, अनेबल कीजिए, ताकि आपकी नोटिफिकेशन बार के अंदर, स्टेटस बार के अंदर आपको ये नोटिफाई हो जाए कि आपके पास सिविल स्टाफ की तरफ से एक नई वीडियो आई है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और डेफिनेटली आपको एंटरटेन किया जाएगा आपके जितने भी क्वेरीज होंगी। तो हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, जीन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे आज के टाइम में, या आज के सेशन के अंदर आपके 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको हमें डील करना है और हमें देखना है कि आपके ऑर्गेनल्स से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेम्ब्रेन का तो आपको पता है कि उसकी थिकनेस पे क्वेश्चन आ जाता है, उसके एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स, इंट्रासेलर मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आ जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रासेलुलर जो आपके ऑर्गेनल्स हैं, चाहे सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, इसमें से कुछ ऐसी ऑर्गेनल्स उठाई हैं ताकि आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस का पता चले, एकदम से आप जंप नहीं कर सकते। ठीक है, तो CSIR के लिए यू नीड अ वेरी ऑथेंटिक एंड अ थ्रू आउट अ थर्ली स्टडीड नॉलेज, जहां पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट की जो वो डायरी है वो एकदम से ओपन हो जाए और आपको वो चीज़ें समझ आ जाए, राइट। तो चलिए, तो इसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन आया है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, उसमें पूछा गया है कि मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स है,
ठीक है। मेम्ब्रेन और जो एनक्लोज ऑर्गेनल्स होती है, यानी कि वो ऑर्गेनल्स जिनके आसपास मेम्ब्रेन होती है, उनके पास हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन होती है साइटोसोल के अंदर, यानी कि आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ पर आपके क्या होती है, आपकी ऑर्गेनल्स जो होती हैं वो फ्लोट करती हैं, राइट। तो वो कह रहे हैं कि जब आपकी ऑर्गेनल्स फ्लोट करती है उसके अंदर, तो उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। हर ऑर्गेनल के पास एक यूनिक फीचर है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, सबके पास होता है, ठीक है। अब ये जो साइटोसोल है वो प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग होता है। यहाँ पर आपको स्पेसिफाई किया गया है एनिमल सेल के बारे में। तो आगे क्वेश्चन कहता है कि एनिमल सेल्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो गोल्जी एपरेटस है, तो उसने गोल्जी का आपको क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है, वो लोकेटेड है क्लोज टू द न्यूक्लियस, राइट है। गोल्जी के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है वो भी आपके न्यूक्लियस से क्लोजली रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है। ये वैसी ऑर्गेनल्स है आपकी जो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और आपकी जो गोल्जी बॉडीज है, इनका एक एंड अटैच्ड होता है आपका न्यूक्लियस के साथ और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, राइट। तो वहां पर क्या होता है, आपकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एंट्री एग्जिट होता है, राइट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि गोल्जी तो जो होता है वो आपके न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक होता है ना। इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन एंश्योरिंग दी करेक्ट गोल्जी लोकलाइजेशंस। तो लोकलाइजेशन अगर उसको करना हो, ठीक है, गोल्जी दो तरह के होते हैं, लोकलाइज जो आपको पता होगा, लोकलाइज फिक्स्ड, वो आपके एनिमल सेल्स के अंदर। तो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन पहले तो आपको देखो, अगर आप लाइफ साइंसेस के क्वेश्चंस को देखोगे ना, इसके अंदर एक अच्छी चीज़ क्या है कि पहले ये आपको पूरे कॉन्सेप्ट पर लेकर आता है। अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो तो ये आपको पूरे घुमा फिरा कर पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पर लेकर आता है। आपको पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा है कि जैसे गोल्जी बॉडीज जो है वो न्यूक्लियस के नज़दीक है, ऐसे ही ऐसा कौन सा कॉम्पोनेंट है जो उसके नज़दीक उसको लोकलाइज करने में हेल्प करता है, इंश्योर करना कि वो गोल्जी का जो करेक्ट लोकलाइजेशन है एनिमल सेल्स के अंदर वो वैसा ही रहे। इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। पहला है एक्टिन साइटोस्केलेटन, फिर है माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर है न्यूक्लियोलस और फिर है पेरोक्सिसोम्स। अब अगर आपको इनका बेसिक भी पता है ना चारों ऑप्शंस का, तो भी आप आराम से रिप्लाई कर सकते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं उस पे बनाते हैं आपका साइटोस्केलेटन्स, इजंट इट। ये तो सही है। इसके बाद दूसरा आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पर आपके फंक्शन करते हैं, तो अगर आपको इनके रोल्स पता है कि वो कहाँ कहाँ पर है, आपके लिए इसका आंसर फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। जो आपका न्यूक्लियोलस है, अगर आप इसको देखोगे तो ये बेसिकली आपका राइबोसोम्स से रिलेटेड है ना। राइबोसोम्स की फैक्ट्री ऐसा माना जाता है। राइबोसोम्स जहां पर होते हैं वहां पर प्रोटीन्स बनते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्रीज बनती हैं, यानी कि ट्रांसलेशन ये वाले आपके प्रोसेसेस होते हैं। फिर पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके फैटी एसिड्स से रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन में ये हेल्पफुल होते हैं, पेरोक्सिसोम्स होते हैं। एक्टिन्स के अंदर आपको मैंने बता दिया कि फिलामेंट्स आते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर बनता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है किसकी, आपकी किसी की भी जो इंश्योर करते हैं करेक्ट गोल्जी की लोकलाइजेशन की एनिमल सेल्स के अंदर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जब हम इनको साइटोस्केलेटन को पढ़ते हैं तो वहां पर जब आप माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ोगे फॉर योर CSIR नेट, वहां पर आप इसके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो न्यूक्लियोलस ही है, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्लाइड, वो तो मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ। दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्लाइड अगर आप में से किसी को ऑन पेपर भी चाहिए होता तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि जो मैंने बोला है वो समझ नहीं आया है, या फिर वो इतना ज़्यादा फास्ट था कि आप उसको नहीं पढ़ पाए। तो दिस इज अ काइंड ऑफ योर दिस इज द काइंड ऑफ स्लाइड विच विल हेल्प यू टू गाइड, और आपको समझने में हेल्प करेगा। तो जो न्यूक्लियोलस होता है ना वो बेसिकली आपकी RNA ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। RNA का मतलब क्या होता है, राइबोसोमल RNA। और जब भी हम राइबोसोमल RNA की बात करते हैं तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन DNA से RNA बनता है, ठीक है। और RNA जब बनता है तो उसकी 3 फॉर्म्स बनती है, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA। फिर ये प्रोसेस करता है और फिर राइबोसोम्स की असेंबली भी करता है।
न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम प्रोडक्शन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं ताकि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सके, किसकी, राइबोसोमल आरएनए की, और उसकी फिर असेंबली की, ताकि वहां पर क्या बन सके, राइबोसोम्स की सब यूनिट बन सके। सब यूनिट्स का मतलब क्या है, आपका जो ये राइबोसोम्स होते हैं ऑब्वियसली ये आपके प्रोकैरियोट्स में किसी और तरीके के होते हैं, यानी 70s, और यूकैरियोट्स के अंदर 80s। तो ये 70s जो बना है ये भी सब स्मॉल यूनिट से बना है, उसके असेंबली के लिए दिस काइंड ऑफ योर जो ये है न्यूक्लियोलस है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और यूकैरियोट्स के अंदर जो 80s है इसकी भी असेंबली, और इसकी जो आप इसको जब असेंबली करते हो, जब इसको यूनाइट करते हो, तो वहां पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर। तो ये पर्टिकुलरली अबंडेंट है कहाँ पर, बीनीथ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं, जहां पर ये नेटवर्क बनाते हैं और एक ऐसा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि सेल की शेप लेकर आते हैं। तो गोल्जी की लोकलाइजेशन से हमारे एक्टिन्स का तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका शेप से है और ये मूवमेंट ऑफ द सेल सरफेस करते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें ये नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पर गोल्जी की इंपॉर्टेंस है। इसलिए ये अनेबल करते हैं सेल को माइग्रेट करने में, पार्टिकल्स को एनगल्फ करने में और डिवाइड करने में। दिस इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड पार्ट। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि अगर पार्टिकल्स को डिवाइड करना हो या उनको इंश्योर करना हो या फिर उन्हें माइग्रेट करना हो तो वो कहाँ पर जाएंगे, तो वो जाएंगे आपके कहाँ पर, एक्टिन फिलामेंट्स की हेल्प से। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। तो पेरोक्सिसोम्स क्या है, आपके यूबिक्यूटस ऑर्गेनल्स हैं, यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ दी फैटी एसिड्स के अंदर, और कुछ और मेटाबोलाइट्स को भी यूज करते हैं। तो इनके पास एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेल को उसके टॉक्सिक पेरोक्सिडाइजेस से क्या करते हैं, रिड ऑफ करते हैं, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। जब आप सेल ऑर्गेनल्स को CSIR के लिए पढ़ोगे तो यहाँ तक नहीं पढ़ोगे, फिर तो हम बहुत डिटेल में उन चीज़ों को करते हैं, ठीक है। बट अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ कि किस तरीके से, और ये आंसर्स क्यों नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बचा क्या हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और वैसे भी अगर आपने देखा होगा तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो सेंट्रियोल्स के में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर आपके गोल्जी बॉडीज में भी दे आर वेरी मच असेंशियल। वैसे जो गोल्जी बॉडीज होती है वो किससे बनी होती है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स, टिब्यूल्स, यही तो प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है। सो हेंस जो आपका इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ स्टेटमेंट्स है जिसको रेफरेंस में किसके देना है, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल की। अब आपको पता होगा कि न्यूक्लियोसोम क्या है। न्यूक्लियोसोम्स क्या है, आपके न्यूक्लियस के अंदर जब आप उसको वो करते हो, डीएनए को जब आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। डीएनए इतना बड़ा लेंथ, जो डीएनए कितनी बड़ी लेंथ है उसको अगर हमें ऑर्गेनाइज करना होगा तो वहां पर हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोसोम का मॉडल, यानी किस तरीके से आपके जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो आपके डीएनए को रैप करते हैं, डीएनए इज रैप्ड अराउंड। और आपको पता है वो यूनिवर्सली नहीं होता है, वो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, उसको भी डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो वो जब हम इसके के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इनको डिटेल में करेंगे। अब आप सिर्फ इतना समझिए कि जो आपके न्यूक्लियोसोम्स हैं वो बेसिकली क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अरेंजमेंट देखते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं हमारे डीएनए की न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके जो आपके क्रोमैटिन मटेरियल्स हैं उसके बाद वो न्यूक्लियोसोम मॉडल बनता है। न्यूक्लियोसोम्स में क्या होगा, आपका हिस्टोन प्रोटीन से होती है, आरएनए प्रोटीन से, सब क्या होती है, कंबाइंड होती है। पहले तो न्यूक्लियोसोम को समझो कि न्यूक्लियोसोम क्या है। अब जब हमें न्यूक्लियोसोम पता चल गया है, अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दी गई है 4 स्टेटमेंट्स, आपको इसके अंदर से बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है जो आपके न्यूक्लियोसोम मॉडल के साथ बिल्कुल लगती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम मॉडल के लिए बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर है द हिस्टोन टेट्रामर इज द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम, जिसके अंदर आपकी ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो ये है आपकी हिस्टोन टेट्रामर की कॉम्पोजिशन, ये बोली गई है स्टेटमेंट के अंदर। दूसरा कहता है कि जो N टर्मिनल टेल्स होती है आपकी कोर हिस्टोन्स की, उनको ऐसा माना जाता है कि वो स्टेबलाइज करती है 30 नैनोमीटर फाइबर्स ऑफ द न्यूक्लियोसोमल डीएनए बाय देयर इंटरेक्शंस विद एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस होती है, ट्रांजिशन के बाद वाली जो मॉडिफिकेशंस आती हैं एन टर्मिनल टेल्स के अंदर या फिर एज वेल एज द ग्लोब्यूलर डोमेन्स के अंदर कोर हिस्टोन्स के, वो मॉड्यूलेट करती है ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स को, ठीक है। यानी पोस्ट ट्रांजिशनल जो आपके मॉडिफिकेशंस है वो कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। अकॉर्डिंग टू दी जिगजैग मॉडल ऑफ द 30 नैनोमीटर फाइबर, जिसको हम क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, लिंकर डीएनए जो है वो सर्कल करता है अराउंड दी, लिंकर डीएनए जो होगा सर्कल का, वो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द फाइबर एज डीएनए मूव्स फ्रॉम वन न्यूक्लियोसोम टू द नेक्स्ट।
ऐसा होता है। इसके अंदर आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ऑब्वियसली पोस्ट ट्रांजिशन मॉडिफिकेशंस वहां पर होती है, देयर इज अ प्रोसेस। अगर हम न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर्स को वो देखें ना, ऑर्गेनाइजेशन देखें, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम किस तरीके से आपका रैप्ड अराउंड होता है, ठीक है, किस तरीके से न्यूक्लियोसोम जो है वो फंक्शन करता है। और इसके अंदर अगर हम पहली स्टेटमेंट देखें, इट्स हिस्टोन टेट्रामर, और इसके अंदर चारों प्रोटीन्स बताई गई हैं, जबकि ये ऑक्टामर बनाती है, नॉट टेट्रामर। तो पहली कंडीशन जो है वो गलत हो जाती है। दूसरी सही है, क्योंकि एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स के साथ काम करते हैं, एंड टर्मिनल्स जो है वो फंक्शन करते हैं। तीसरा भी सही है कि मॉड्यूलेशन अगर करनी हो ट्रांसक्रिप्शन एलिमेंट्स की, तो देयर इज अ पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन। देयर जिगजैग मॉडल क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हेंस द करेक्ट आंसर इज योर ए, दैट इज बी एंड सी ओनली। तो इसके जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, बी और सी, यानी कि एंड टर्मिनल और पोस्ट ट्रांजिशनल जो है वो इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपका कैसा है, केस स्टडी की फॉर्म में, या फिर अगर आपको इसको समझना पड़ेगा, इसको ऐसे क्वेश्चंस को तोड़ना चाहिए, तोड़ के आपको बहुत ही सिंपल आंसर मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर इन्वेस्टिगेट करना हो रिलेशनशिप माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में और सेंट्रियोल्स के बीच में। अब पता है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रियोल्स क्या है, पहले इसके लिए आपको क्लियर करना पड़ेगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है और सेंट्रियोल्स क्या है। सेंट्रियोल्स का मेन फंक्शन जो है वो सेल डिविजन के अंदर है, जहां पर आपके स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और आपके क्रोमोसोम्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं टू द सिंपल मॉलिक्यूल्स, आपके अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं, और ये सेल डिवीजन का पार्ट भी है। इन फिक्स्ड हेला सेल्स जो कि यूज किए जाते हैं एपिफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर, एक रिसर्चर प्लान करता है कि वो इम्यूनोस्टेनिंग करेगा, यानी एंटीबॉडीज की स्टेनिंग, एंटीबॉडीज को ही यूज करके स्टेन करेगा उसको, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट दी ट्यूब्यूलिन और सेंट्रिन। सेंट्रिन क्या है, सेंट्रियोलर प्रोटीन है। तो एक माइक्रोट्यूब्यूल्स और आपका एक सेंट्रियोल, दोनों की प्रोटीन्स के बीच में कनेक्शन के लिए पहले वो उसको क्या करेगा, स्टेन करेगा। स्टेन करने के बाद वो इंक्यूबेशन करने के बाद प्राइमरी एंटीबॉडीज के साथ उसको इंक्यूबेट करेगा, फिर उनको वॉश करेगा, और बाद में यूज करेगा सेकेंडरी एंटीबॉडीज को, जो बाइंड करेगी प्राइमरी एंटीबॉडीज के साथ। ठीक है, तो वहां बिलो लिस्ट है आपके एंटीबॉडीज की, जो फ्लोरोफोर्स हैं यानी डाइज हैं अवेलेबल टू दी रिसर्चर्स। अभी 4 इसके पास डाइज हैं, इसमें से इसको कौन कौन सी डाई जो है वो टिपिकली यूज करेगा, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके किसको, को लोकलाइजेशन इन एन एपिफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो उसको क्या देखनी है, को लोकलाइजेशन देखनी है, तो कौन कौन से डाइज को वो यूज करेगा, एलेक्सा 568, एलेक्सा 488, या फिट्स, या फिर एलेक्सा 647, किसको जो है वो यूज करेगा। एलेक्सा का जो रीजन है राइट का, वो फार रेड है, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ। एक इसमें से ऑरेंज है और एक इसके अंदर अभी आपका रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो रीजन्स हैं, ग्रीन और ऑरेंज है, ये फार रेड रीजन के अंदर है। तो अगर आपको ये समझना है तो पहले आपको फ्लोरेसेंस को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस जब आपको समझ आएगा कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी कौन सी नैनोमीटर पे जाकर वो काम करता है, तब आप चीज़ें इसके अंदर क्लियर कर सकते हैं। सो दीज आर सम काइंड ऑफ डाइज, कुछ इंपॉर्टेंट डाइज हैं इसके अंदर जो आपके यहाँ पर रेलेवेंट होते हैं। तो ऑप्शंस हैं ए एंड सी, यानी कि एलेक्सा 568 एंड एलेक्सा 488, या फिर FITC, या फिर एलेक्सा 647। ये फार रेड रीजन का है, तो ये तो नहीं होगा। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज ए एंड सी। तो एलेक्सा 568 और एलेक्सा 488 इनको वो यूज करेगा। ठीक है, तो बाकी अब थोड़ा सा फ्लोरेसेंस के बारे में देख लेते हैं। FITC का मतलब है फ्लोरेसेंट आइसोथायसाइनेट है, जो कि वाइडली यूज किया जाता है प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, टू लेबल प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज को भी यूज किया जाता है, पेप्टाइड्स और हार्मोन्स, एमाइन मॉडिफाइड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पर ग्रीन इन्फ्लोरेसेंस डाई के साथ। ठीक है जी, अब आता है आपका फ्लोर 488, जो कि एक सल्फोनेटेड और अदरवाइज केमिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपको क्लैरिफिकेशन नीडेड है तो आप कमेंट करके हम मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कि क्लैरिफिकेशन जरूरी है। कुछ क्लैरिफिकेशन जो होती है यहाँ पर, क्लैरिफाई का मतलब है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इसको आप जो है जब हम फ्लोरेसेंस वाला वो करते हैं
डाइज को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसको हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नीडेड है, अब यहाँ पर फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस है जो कि वेल नोन इशूज जैसे कि रैपिड फोटो ब्लीचिंग और डिपेंडेंट फ्लोरेसेंस को जब हम देखते हैं वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। एलेक्सा 568 जो है वो एक कॉमनली यूज्ड फ्लोरेसेंस है और सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी में हम इसको यूज़ करते हैं। इसलिए जो सुपर माइक्रोस्कोपी में यूज़ हो रहा है, एपीफ्लोरेसेंसेस में यूज़ हो रहा है, दैट इज योर एलेक्सा 568 एंड 488। अब ये वाला क्यों नहीं है, इट इज इनटू द फार रेड रीजन, ठीक है। ए एंड सी जो है इट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए जो है वो इसके अंदर करेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम कहाँ पर करते हैं, जिनको हम करते हैं हमारे सेल के स्ट्रक्चर के अंदर। ऐसे ही आपके और भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो भी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। अभी आपने देखा है माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रियोल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, थोड़े से अगर आप देखो तो इनके अंदर इनका स्ट्रक्चर देखना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उसके अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, अल्फा बीटा, ये ट्यूब्यूलिन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये किस तरीके से डिजाइन होते हैं फिर हम वो देखते हैं, ठीक है। तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी जो है वो हम शेयर करेंगे डेफिनेटली, हम जब हम सेशंस करेंगे या जब हम इसको डिटेल में करते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं ट्यूब्यूलिन को समझाने लगूँ तो मुझे कम से कम ट्यूब्यूलिन को ही हाफ एन आवर लग जाएगा, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि और फिर वो आपके लिए भी थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, बोरिंग इन द सेंस कि आपको लगेगा कि एक ही टॉपिक जो है वो आगे जा रहा है। इसलिए जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों नहीं है, राइट। फिर उसके बाद ऑब्वियसली जो ऑप्शन बच जाता है वो तो हमारे आंसर्स है ही। तो सुपर फ्लोरेसेंसी में हम जो है वो डाइज यूज करते हैं जो ग्रीन और आपके ऑरेंज यूज है। फार रेड वालों को आप यूज नहीं कर सकते हो इतना, ठीक है। उसके जो यूजेस होते हैं वो अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि वो यूज नहीं किए जा सकते, दे कैन बी यूज्ड बट इनटू द अदर रीजन्स या अदर पर्पसेस। पर्पस देखना जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन के अंदर जो हमारा पर्पस है दैट शुड बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कर रहा है। और एलेक्सा एक ऐसा फ्लोरेसेंस डाई है जो डायरेक्टली आपका जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के साथ क्या कर जाता है, सॉरी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के साथ जो है वो बाइंड कर जाता है। तो जो एलेक्सा है इट इज अ सेकेंडरी एंटीबॉडीज, ठीक है। फ्लोरेसेंस डाइज हैं जिनको डाइज को आप क्या करते हो, ये प्राइमरी आपके जो वो होते हैं एंटीबॉडीज होते हैं, नॉट मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंटीबॉडीज के साथ जो जाकर वहां पर क्या बना देते हैं, आपका रिएक्शन बना देते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या पूछा गया। तो डायरेक्टली अगर प्राइमरी को सेकेंडरी के साथ जोड़ना है तो वहां पर एलेक्सा जो आपके पूरे के पूरे, एलेक्सा में काफी सारे 10 से 15 आपके ऐसे डाइज हैं जो एलेक्सा के अंदर आते हैं, बट उनका जो रीजन है नैनोमीटर का वो डिपेंड करता है, कौन सी लाइट है कौन सा रीजन है वो इंपॉर्टेंट है। लाइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनता है दैट इज योर ए एंड सी, ठीक है। क्या आई होप आपको चीज़ें जो है वो क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो, और अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा चीज़ें करें, या फिर आप चाहते हो कि किसी एक मेन टॉपिक पे मैं आपको करवाऊँ आपके एमसीक्यूज, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे आप एमसीक्यूज करना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि सीएसआईआर के क्वेश्चंस जो हैं वो उस पर किए जाए। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि प्लांट फिजियोलॉजी जो है, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं प्लांट फिजियोलॉजी को, उनको लगता है कि टफ है। तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ लगती है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी तो मैं उसको डिटेल में कर दूंगी, फिर चाहे हमारा एक क्वेश्चन जो है अगर उसको 20 मिनट भी लगता है तो वील टॉक अबाउट दैट, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो फिर वहाँ पर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेशंस है, ठीक है, वो आज के लिए इतना ही। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक जो दिया गया है उस पर आप जाइए, आप कनेक्ट कीजिए, आपको वहाँ पर फ्री मटेरियल जो है वो प्रोवाइडेड होगा, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा आपको वीडियोज़ मिलेंगी। और मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताइए, कमेंट मी द टॉपिक ऑन विच यू वॉन्ट नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, टॉपिक, और फिर हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नो वरीज। तो डिटेल में का मतलब ये है कि अगर मुझे उसमें थोड़ा आपको इलेबोरेटेड फॉर्म में भी बताना पड़े तो मैं उस यूनिट को बता दूंगी। सो टेल मी दी, और कमेंट में आपको यूनिट को कमेंट करके बताना, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है, अगर आप चाहते हैं तो हम उसके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको चीज़ समझ आ रही है, आपको आई होप कि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो भी समझ आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन के साथ आएंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी बताइएगा। डन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।